मेरा नाम आलिया है। मैं मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। हम 3 बहनें हैं। मुझसे छोटी 2 बहनें और हैं। जब मेरे लिए रवि का रिश्ता आया तो पहली बार में ही रवि के रिश्ते को डन कर दिया गया, क्योंकि रवि हर लिहाज से मेरे लिए ठीक था। मेरे माँ बाप तो मेरी किस्मत पर जितना खुश होते उतना कम था, क्योंकि पहली बार में ही मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, इकलौता था। अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा की कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी थी। जैसे ही मेरा और रवि का रिश्ता तय हुआ, शादी की तारीख भी कुछ समय के बाद रख दी गई थी और आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी। दुल्हन के लाल जोड़े में मेरा सफ़ेद रंग मोतियों की तरह चमक रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सुहाग का लाल रंग कुछ ही महीने बाद मुझ पर मौत का रंग बनने वाला था। मैं तो बस शादी को लेकर दिल में हजारों सपने सजाए विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। रवि को मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, क्योंकि अरेंज मैरिज थी और हमारी मंगनी और शादी के बीच भी ज़्यादा समय नहीं था। जल्दी ही शादी हो गई थी। कुछ मिलने मिलाने वाली रिश्तेदार औरतों ने मुझे एक कमरे में लाकर बिठा दिया था कि एक औरत ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो कहने लगी, अरे दुल्हन तो बुखार से तप रही है। दूसरी औरत कहने लगी है, क्या बीमार बेटी बिहा दी उन लोगों ने? अभी तो दुल्हन ने कदम रखा है और उसे बुखार भी चढ़ गया। भाई, हमने तो बहुत समझाया था सरला को कि अनजान लोगों में रिश्ता मत करो, पता नहीं चलता कि लड़की में क्या बीमारी है और क्या नहीं। अब देखो ना, हो गई वही बात। और मैं चुपचाप गुमसुम सी उनकी बातें सुन रही थी। शादी के हंगामों में खाने पीने की लापरवाही और गले की खराबी की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन ये बात ससुराल पहुंचकर अजीब नए नए रंग में मेरे सामने आई थी। मैं सिर्फ एक ही दिन की दुल्हन थी, इसीलिए उन्हें सफाई भी नहीं दे सकती थी। खैर, सारी औरतें कमरे से बाहर निकल गईं और बाहर से आने वाली आवाज़ें मैं बुरे दिल के साथ सुन रही थी। दूसरी तरफ मेरी सास ये बातें सुनकर परेशान हो गई थीं। मोहल्ले और रिश्तेदार औरतों ने उन्हें अपने पास बिठाकर अपने डर जाहिर करने शुरू कर दिए थे। कहने लगी, हमें तो लगता है अपनी बीमार लड़की तुम्हारे बेटे के साथ ब्याह दी है। अरे सरला, कितनी बार तुम्हें समझाया था, जान पहचान वालों में रिश्ता करो। दूसरी औरत कहने लगी, मुझे तो लगता है लड़की के पांव अशुभ हैं, घर आते ही बीमार हुई है। अब देखना, जैसे जैसे समय गुजरेगा घर पर मुसीबतें आने शुरू हो जाएंगी। तौबा है भाई। ये सुनकर सरला जी का कलेजा हाथ पर पड़ा था। इकलौता बेटा था। दिल में ये डर पैदा हुआ, कहीं बेटे को ही कोई समस्या ना हो जाए। दूसरी तरफ रवि भी परेशान था। जब से उसने सुना था कि मुझे तेज बुखार है, वो मेरे बुखार की वजह से टेंशन में पड़ गया था। उसने अपनी एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया। उसने कुछ दवाइयाँ बताईं कि वो लाकर आलिया को खिला दो। वैसे तो शादी की पहली रात बड़ी ही अरमानों भरी रात होती है। लड़का लड़की दोनों ही इस रात के लिए न जाने क्या क्या सपने सजाते हैं। मैंने भी सजाए थे, लेकिन इस समय मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था और पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। मेरे दिल में इस वक्त तो रवि को लेकर कोई भी जज्बात नहीं उमड़ रहे थे और ना ही शादी की पहली रात की तरह दिल की धड़कनें अजीब थीं। बस मैं चुपचाप बेड के किराउन से टेक लगाए बैठी हुई थी कि तभी रवि कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। मैं जल्दी से उठकर संभल कर बैठ गई और वो मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ थाम लिया। जैसे ही रवि ने हाथ थामा था, दिल की धड़कनों में शोर मचा था। ये मेरे लिए किसी मर्द का पहला स्पर्श था जो रवि ने मुझे दिया था। इससे पहले किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं था। मेरे सारे जज्बात, सारी मोहब्बतें सिर्फ मेरे पति के लिए थीं, लेकिन आज तबीयत ने मेरे सारे जज्बातों को ठंडा कर दिया था। रवि कुछ देर तक मुझे गौर से देखता रहा। कहने लगा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। जब मम्मी ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, मैंने देखते ही हाँ कर दी थी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही मासूमियत झलक रही थी और तुम तो अपनी तस्वीर से भी कहीं ज़्यादा मासूम और खूबसूरत हो। ये कहकर उसने मेरी उंगली में मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई थी। कहने लगा, तुम्हें आज बहुत तेज बुखार है, ऐसा करो तुम दवा खाओ और आराम करो। मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैं कहने लगी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, पता ही नहीं चला कैसे बुखार हो गया। कल तक तो एकदम भली चंगी थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। असल में मुझे भी अंदर ही अंदर ये फिक्र सताए जा रही थी कि कहीं मेरा पति भी मुझे मनहूस न समझ ले, या ये न समझे कि ये बीमार लड़की है और ये बीमार बेटी उसकी माँ ने मेरे माथे पर थोप दी है। वो कहने लगा, हाँ हाँ हो जाता है, कोई बात नहीं, अब बुखार पर कोई अपना बस थोड़ी है। मैंने कहा कि मैंने दवा खाई है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आपने इस रात के लिए बहुत सपने सजाए होंगे। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती।
मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। अगर आप चाहें तो हम सुहागरात। रवि ने मेरे होठों पर उंगली रख दी। मैं नहीं चाहती थी कि पहली ही रात मेरे पति का दिल बुझकर रह जाए। रवि कहने लगा, पति पत्नी का रिश्ता उम्र भर का होता है, उम्र भर का साथ होता है। ये कुछ रातों की कहानी तो नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं की खातिर तुम्हें और बीमार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सारी उम्र पड़ी है, ख्वाब ही तो पूरे करने हैं। तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रवि की बात सुनकर मुझे सुकून हुआ था। साथ ही साथ मेरे दिल में रवि के लिए मोहब्बत और इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने एक हल्की फुल्की सी नाइट ड्रेस निकाली और पहनकर बाथरूम से बाहर आई थी। रवि अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। मुझे आता देखकर कहने लगा, ऐसा करो तुम आराम से सो जाओ, किसी भी बात की चिंता मत करना। मैं बेड की दूसरी तरफ लेट गई। रवि मेरे सर को हल्के हल्के सहलाने लगा। कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में चली गई थी। शायद दवाओं का असर था कि मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। सुबह उठी तो मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार था। नाश्ता करने के बाद मैंने फिर से दवाई ली थी, लेकिन मेरी सांस का डर बढ़ता ही जा रहा था। 2 दिन में मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई थी और इन 2 दिनों तक रवि ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, बल्कि मेरा ध्यान किसी कांच की गुड़िया की तरह रखा था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। और शादी की तीसरी रात जब रवि को लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसने मेरी अनुमति के बाद ही मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। उस रात तो वाकई मैं रवि के प्यार में पूरी तरह डूब गई थी। उसने भी अपने प्यार की बारिशों में मुझे भिगोकर रख दिया था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। लेकिन शादी के 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मेरी सास ने किचन मेरे हवाले कर दिया। कहने लगी, भाई मुझे अब ये काम नहीं होता, तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो। मैंने भी खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी। लेकिन 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मुझे दोबारा से बुखार हो गया। ये देखकर मेरी सास पहले तो परेशान हो गई कि 8 दिन बाद फिर दोबारा से बुखार क्यों हो गया। लेकिन उसी वक्त हमारी पड़ोसन भी आई हुई थी, जो कि शादी पर भी आ चुकी थीं। कहने लगी, लो भाई, हो गया किस्सा शुरू। मेरी सास कहने लगी, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कहने लगी, भाई तुम्हारे बहू की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गईं। अरे आजकल की लड़कियां ऐसे ही ड्रामा करती हैं ताकि शादी होते ही अलग घर की फरमाइश कर सकें। अरे मेरे मुकेश की बीवी ने भी तो यही ड्रामे शुरू किए थे। हम समझे कि पता नहीं क्या हो गया है और बहू की सेवा में लग गए। लेकिन वो तो कहने लगी, ये घर मेरे लिए अशुभ है, यहाँ आते ही मैं बीमार रहने लगी हूँ, मुझे अलग घर चाहिए। ज़रूर इस घर में कोई ना कोई चक्कर है जो मुझे बीमारियाँ लग गई हैं। बस फिर क्या था, लड़की खूबसूरत थी, मुकेश तो बीवी का गुलाम हो गया था। इसलिए उसकी बातों को सच जानकर फौरन से घर छोड़कर चला गया और अपना किराए का मकान लेकर वहीं रहने लगा। 8 दिन भी नहीं हुए थे कि मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे छुड़ाकर ले गई। अब तो कभी कभी हाल चाल पूछने भी नहीं आता, मैं ही कभी कभी फ़ोन करके हाल चाल पूछ लेती हूँ। आजकल की लड़कियों के यही ड्रामे हैं। सास ससुर ननद देवर तो इन्हें झमेले लगते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये सुनना था कि मेरी सास परेशान हो गई। रवि उनका इकलौता बेटा था और वो अपने बेटे को अलग होता हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए मुझसे कहने लगी, बहू अपनी तैयारी पकड़ो, तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए थोड़ी लाई थी कि आते ही तुम बीमार पड़ जाओ और बजाय मेरा घर संभालने के मुझ पर बोझ ही बन जाओ। सास की ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी। मैंने कहा, माँ जी मैं ठीक हो जाऊंगी, दवा खा तो रही हूँ ना, और घर के काम करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी सास ने मेरी एक न सुनी, 4 कपड़े मेरे बैग में डाल दिए और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए मुझे ऑटो में बिठाया और मुझे मेरी माँ के घर ले आई। मैंने रोते हुए अपनी सास के आगे हाथ भी जोड़ दिए थे कि मम्मी जी ऐसा मत करें, मुझे इस तरह मेरे माँ बाप अचानक से देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और मैं कोई ऐसी बीमार नहीं हूँ। बुखार हो गया है, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी और मैं बुखार में भी आपके घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लूँगी, आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहती थी मेरे बूढ़े माँ बाप मुझे इस तरह देखें तो परेशान हो जाएं। मुझसे छोटी दोनों बहनें जुड़वा थीं और मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थीं, वो भी अब जवान थीं। मेरे माँ बाप को उनकी शादी की भी चिंता थी। इस तरह अगर मैं उनके सर पर जाकर बैठ जाती तो उनकी चिंता डबल हो जाती। लेकिन मेरी सास न मानी और मुझे मेरे माँ के पास ले ही आई। मेरी माँ ने जब मुझे मेरी सास के साथ यूँ आते देखा तो परेशान सी हो गई, क्योंकि मेरी सास उस समय काफ़ी गुस्से में थीं और आते ही उनके शिकवे शिकायत शुरू हो गए। कहने लगी, अगर बेटी बीमार थी या उसे कोई मर्ज था तो तुम्हें मैं ही मिली थी। अरे मेरा बेटा तो इकलौता है, अगर वो बीमार पत्नी को संभालता रहेगा तो काम क्या करेगा और घर कैसे चलाएगा। थका हारा ऑफिस से आता है
और फिर तुम्हारी बेटी की सेवा में लग जाता है। इतनी तो उसे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती, लेकिन तुम्हारी बेटी की बड़ी चिंता होती है। इसे संभालो और अगर ठीक हो जाए तो हमारे घर भेज देना। मेरी माँ कहने लगी, बीमारी का आना जाना हमारे बस में नहीं है बहन जी, और शादी से पहले तो कभी भी आलिया इस तरह बीमार नहीं हुई। मेरी माँ की बात पर मेरी सास को विश्वास नहीं था। वो कहने लगी, बहन सच तो तुम जानती हो, मैं नहीं। खैर मैंने शादी इसीलिए नहीं की थी कि बीमार बहू की सेवा करूं। अरे मेरी बुढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान थोड़ी है। ना जाने कितनी बातें सुनाकर मेरी सास अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन जब रात को रवि घर आया तो मुझे कमरे में ना पाकर अपनी माँ से पूछने लगा, माँ आलिया किधर है? क्या ज़्यादा तबीयत खराब थी? डॉक्टर के पास गई है? किसके साथ गई है? क्या पड़ोसन आंटी के साथ गई है? रवि ने एक ही सांस में ना जाने कितने सवाल अपनी माँ से कर डाले थे। मेरी सास को गुस्सा आने लगा कि पत्नी की कितनी चिंता है, जरा वो नजर ना आए तो कैसा बेचैन हो गया है। कहने लगी, मैं उसे उसकी माँ के घर छोड़ कर आई हूँ। अरे हमने कोई ठेका ले रखा है उसकी बीमार बेटी का? शादी को जुम्मा 8 दिन हुए नहीं और दूसरी बार बुखार चढ़ाकर बैठ गई है। पता नहीं कौन सी बीमारी है उस लड़की को जो इतनी जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, और उसकी माँ ने अपनी बीमार बेटी हमारे गले में डाल दी है। ये सुनना था कि रवि हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। कहने लगा, माँ ये कौन सा तरीका है? बीमारी और सेहत तो भगवान के हाथ में है, इसमें इंसान का बस नहीं है। और ये क्या बात हुई माँ कि आप उसको बुखार हुआ नहीं और उसे उसकी माँ के घर छोड़ आई? बहुत बुरी बात है। उसके माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि 4 दिन भी उनकी बेटी को संभाल न सके। मेरी सास ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी और मोहब्बत हो रही है? वो कहने लगा, माँ कैसी बातें कर रही हो, वो मेरी पत्नी है, मुझे उसकी चिंता नहीं होगी तो और फिर किसको होगी? फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगा, माँ आपने अच्छा नहीं किया। अगर आलिया की बजाय मुझे बुखार हो जाता तो फिर आप क्या कहती, क्या सोचती? क्या तब भी यही सब कुछ सोचती कि अगर मैं शादी के 15 दिनों में 2 बार बीमार हो जाता तो आपको क्या लगता कि मैंने किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, अपना बीमार बेटा उसके हवाले कर दिया? ये सुनकर मेरी सास चुप हो गई थी। रवि कहने लगा, नहीं माँ, इस वक्त आप यही सोचती कि लड़की मनहूस है, उसके आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया और 15 दिन में 2 बार हुआ है, मतलब हर सूरत दोष लड़की को ही देना है। अगर लड़की बीमार हुई तब भी वो बीमार है, मनहूस है, घर आते ही बीमारियां लेकर आई है। लड़का बीमार हुआ तब भी लड़की को ही दोष दो कि लड़की ने आते ही मेरे बेटे को बीमार कर दिया। ये लड़की तो मनहूस है। माँ ये सब गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रवि की बात एकदम सही थी, क्योंकि अगर रवि बीमार होता तो सरला जी की सोच इसी तरफ जानी थी कि ना जाने कौन से अशुभ कदम लेकर बहू घर आई है कि आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया। इसलिए रवि की बात का कोई भी जवाब मेरी सास के पास न था। रवि कहने लगा, माँ क्यों लोगों की बातें सुनकर आप भी वैसा ही सोच लेकर बैठ जाती हैं? मैं आलिया को वापस लेने जा रहा हूँ, उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। ये कहकर रवि वहाँ से जा चुका था। लेकिन उसी वक्त एक और पड़ोसन मेरी सास के घर आ गई। मेरी सास अकेली रहती थी, इसलिए उसका अपने मोहल्ले में मेल जोल बहुत ज़्यादा था। घर में कोई ना कोई पड़ोसन आकर बैठ जाती, अपने दुखड़े सुनाने लगती और मेरी सास भी उसकी बातें सुनने में लग जाती। लेकिन उस पड़ोसन ने एक नया ही मोड़ दे दिया था सोचने के लिए मेरी सास को। वो पड़ोसन कहने लगी, मुझे तो काले जादू का चक्कर लगता है। अरे इतनी प्यारी खूबसूरत बहू तुम्हें मिल गई है, किसी से कहाँ ये बात बर्दाश्त हुई होगी। तुम मानो या न मानो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है तुम्हारी बहू पर किसी ने काला जादू करवा दिया है। अब उसका तोड़ करवाओ, वरना दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। ये सुनकर मेरी सास तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। कहने लगी, बहन तुम ही बताओ, मैं तो कहीं आगे पीछे जाती ही नहीं, और आजकल कितना फ्रॉड है, समझ नहीं आता कौन ठीक है कौन गलत, कि किस बाबा के पास जाऊं और किसके पास ना जाऊं। पड़ोसन कहने लगी, हाँ मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ कि उसके जादू में बड़ी ही ताकत है। हर काले जादू का तोड़ उस बाबा के पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बेटे से बात करनी होगी। मेरी सास कहने लगी, हाँ हाँ मैं रवि से कह दूंगी, उसने आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली है, और वो तो वैसे भी आलिया की बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। वो पड़ोसन कहने लगी, ठीक है, अपनी बहू की एक साड़ी या कोई भी ऐसा कपड़ा साथ लेकर जाना जो पूरी रात उसने पहना हो और सुबह को उतारा हो। वो कपड़ा सूंघते ही बाबा समझ जाएंगे कि लड़की पर किस तरह का जादू करवाया गया है। ये बात सुनकर मेरी सास बहुत ही इम्प्रेस हुई थी कि अरे ये तो बड़े पहुँचे हुए बाबा जी लगते हैं, जो कपड़ा सूंघते ही पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है।
उस दिन जब रवि और मैं घर आए तो सबसे पहले मेरी सास ने यही बात रवि से की थी। रवि को बताने लगी कि एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा जी हैं। अरे कोई भी बीमारी हो, जादू टोना हो या डॉक्टरी इलाज हो, सब कुछ फर फर तोते की तरह बोल देते हैं। अगर हम वहां पर आलिया को लेकर जाएंगे तो देखना कैसी भली चंगी होकर वापस आएगी। इतना सुनना था कि रवि के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, माँ नहीं, मैं किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। आलिया को कोई भी खास बीमारी नहीं है। मैं जानता हूँ उसे बस ये मौसमी बुखार है और ये डॉक्टर का इलाज है। इलाज करवाएगी, खाएगी, पिएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर मेरी सास एक ही बार गुस्से से खौलते हुए अपने बेटे को देखने लगी कि तभी वहाँ पर मैं भी आ गई थी। बुखार की तेजी की वजह से मुझे बहुत कमजोरी हो गई थी। मरी मरी हालत में चलते हुए आई थी, जैसे शरीर में जान ही ना हो। जो कदमों पर चलकर तो आई थी, लेकिन फिर भी ऐसे हाँप रही थी जैसे मैंने मीलों का सफ़र तय किया हो। मैं लड़खड़ाते हुए जाकर रवि के साथ बैठ गई थी। चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। ये देखकर तो मेरी सास का दिल और भी उड़ने लगा था। 4 दिन की नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हनों जैसा कोई भी रूप उसके ऊपर नहीं चढ़ा था, बल्कि उसकी रंगत और भी पीली पड़ गई थी। मुंह फेर कर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी थी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस जैसी बीमार लड़की को बहू बनाकर अपने घर ले आई। मगर रवि ने इस बार अपनी माँ को चौंक कर देखा, साथ ही साथ आंखों में कुछ इशारा भी किया था कि माँ अब फिर से शुरू मत हो जाना। खैर मेरी सास ने रवि से अपनी बात मनवा ही ली थी और रवि को भी अपनी माँ की बात माननी पड़ी। ना चाहते हुए भी उसने इस बात के लिए हामी भर ली थी। कहने लगा, ठीक है माँ, अगर तुम मेरी पत्नी को बाबा के पास लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ, करवा लो इसका इलाज। लेकिन हाँ, मैं किसी भी तरह की कोई गलत बात ना सुनूं। और ये रात वाले कपड़े सूंघने का क्या चक्कर है कि कपड़े सूंघते ही बीमारी सामने आती है। मेरी सास कहने लगी कि हर बाबा का अपना अपना तरीका होता है और वो अपने अपने तरीकों से ही इलाज करते हैं। और ये जो बाबा है ना, ये कमीज सूंघ कर ही बीमारी का पता लगा लेते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं किसी बाबा के पास जाऊं और जादू टोने से इलाज करवाऊं। लेकिन फिर भी अपनी सास की बात तो माननी ही थी। अगले दिन सुबह सुबह बस में बैठकर मैं और मेरी सास उस बाबा के ठिकाने तक जाने के लिए निकल गए थे। 3 घंटे के सफ़र करने के बाद हम उस गांव में पहुंच गए थे जहां पर बाबा का ठिकाना था। बाबा के आश्रम पर पहुंचने के बाद मैं तो बिल्कुल बौखला चुकी थी, क्योंकि वहां पर तो औरतों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गांव की औरतें मैले कुचैले कपड़े और बड़े सीधे साधे हुलिये में वहां पर मौजूद थीं। वहां पर तो ऐसा शोर था मानो कोई मछली बाजार हो। जब मेरा नंबर आया तो मैं भी अंदर गई। वो अपने साथ साथ रात वाला कुर्ता भी लेकर गई थी जो मैंने रात भर पहन कर रखा था। जैसे ही बाबा ने एक नज़र मुझे देखा, मुझे अजीब से अंदाज से घूरने लगा। मुझे तो बाबा की नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास के हाथों मजबूर थी। अगर मैं सास को इनकार करती तो वो मुझे इस घर से चलता करने का सोच चुकी थी। जैसे ही मेरी सास ने कुर्ता निकाल कर उस बाबा को दिया तो वो बाबा उसको बिल्कुल अपने नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करके उस कुर्ते को सूंघा था। ये देखकर मुझे बड़ी हिचकिचाहट सी हुई थी। मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और वहीं बैठी रही। कुछ देर तक आंखें बंद करने के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो आंखें खोलकर कहने लगा, बहुत ही बड़ा काला जादू हुआ है तुम्हारी बहू पर। भगवान का धन्यवाद करो कि समय पर मेरे पास पहुंच गई हो। अगर कुछ दिन और देरी कर देती तो तुम मेरे पास न पहुंच पाती और तुम्हारी बहू के साथ न जाने क्या हो जाता। मेरी सास तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं कि किसने करवाया है इस पर काला जादू। भगवान तो उसकी नस्लें उजाड़ दे जिसने भी इस पर काला जादू करवाया है। आखिर जादू कराने वाला मेरे ख़ानदान का है या फिर इसके ख़ानदान वाले। तो उस बाबा ने एक नज़र मुझ पर ऊपर से नीचे तक डाली थी और कहने लगा, नहीं नहीं, तेरे ख़ानदान की कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो इस पर जादू करवा सके। ये तो जहाँ से आई है वहीं पर किसी ने इस पर काला जादू करवा रखा है। कोई बड़ा ही करीबी रिश्तेदार है जिसने इस पर जादू करवाया है। मगर शुक्र करो कि बहुत जल्दी ही मैं उसे अपनी कैद में ले लूँगा और जादू को तोड़ कर रख दूंगा। बस मुझे 2 किलो काजू और 2 तीतर लाकर दो। मैं ऐसा तोड़ करूँगा कि तेरी बहू की जान छूट जाएगी। हर सोमवार को 2 महीने तक मुझे ये सब कुछ लाकर देना पड़ेगा। मेरी सास घर वापस आ गई थी, मगर घर आकर उन्होंने रवि को सब कुछ बताया था। कहने लगी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। रवि कहने लगा, फिर भी मुझे लगता है कि साथ साथ आलिया का डॉक्टरी इलाज भी करवाना चाहिए। मैं एक बाबा के भरोसे नहीं रह सकता। लेकिन मेरी सास कहने लगी, अरे रवि देखो, आलिया की तबीयत एक ही बार जाने से कैसी भली चंगी सी लग रही है।
2 महीने तक तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। 2 दिन तक मेरी तबीयत भी काफ़ी सामान्य सी लगने लगी थी, मगर कुछ दिन बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत फिर से गिरने लगी। ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर को किसी आग की भट्टी पर रख दिया गया हो। मेरी हालत तो दिन ब दिन खराब होना शुरू हो चुकी थी और मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास जाने नहीं देती थी। आखिर को 2 महीने का टाइम पूरा हो गया था और इन 2 महीने में मैं सूख कर कांटा हो चुकी थी। सास ने अब बाबा के पास जाना भी कम कर दिया था, बल्कि अब रवि को कहना शुरू कर दिया कि जब से ये बहू बनकर मेरे घर में आई है, मैं तो सारे खानदान में तमाशा बनकर रह गई हूँ कि मैं किस बीमार लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी है। अगर ये अच्छे खानदान की होती तो अब तक मुझे पोता या पोती के आने की खुशखबरी भी सुना चुकी होती, मगर देखो तो कैसे इसके घर वालों ने अपनी जान छुड़वाकर इसे हमारे सर थोप दिया है। मैं अब अक्सर रोती रहती थी। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अब सचमुच खुद को मनहूस समझने लगी थी। एक दिन रवि से कहने लगी, रवि ऐसा करें, आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दें। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती आप मुझे यहाँ पर लेकर मत आना। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप बेशक दूसरी शादी भी कर लें और मुझे छोड़ दें। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से बहुत परेशानी का शिकार हैं। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने इतने साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे थे, मगर आज से पहले कभी इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। बल्कि जब से मैंने इस घर में कदम रखा था तब से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे धीरे धीरे रवि भी मुझसे दूर हो जाएगा, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। रवि के दिल में तो सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसके दिल में मेरे लिए बहुत सम्मान था। वो किसी भी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहता था। अपनी माँ के सामने मेरी तरफदारी में ज़्यादा बोलता तो नहीं था कि कहीं उसकी माँ ये ना समझे कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के आने के बाद मुझे बिल्कुल दूर हो चुका है। एक रात लगभग 1 बजे के समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगी थी। दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। मेरी चीखों की आवाज़ इस कदर तेज थी कि मेरी सास का हाथ उनके दिल पर गया था। कहने लगी, लगता है उस आत्मा का शरीर से बाहर निकलने का समय है जिसने आलिया को अपने कब्जे में कर रखा है। मेरी सास ने रवि को अपने पास बुलाया। कहने लगी, रवि मेरी बात मान। अब देख, आलिया या तो ठीक हो जाएगी या फिर ये उसका आखिरी समय है। तो उसे कमरे में बंद कर दे। जो भी आत्मा उसके शरीर से है वो निकल जाएगी, या तो आलिया को अपने साथ लेकर जाएगी या फिर हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन मैं तुझे अब उस कमरे में नहीं रहने दूंगी। मैं नहीं चाहती आलिया के साथ साथ तेरी भी जान को खतरा हो। मेरी तबीयत से रवि वैसे ही परेशान था। माँ की बात सुनकर उसने अपना सर पकड़ लिया और अपनी माँ के सामने बेबसी से कहने लगा, बस कर दे माँ, कैसी कैसी बातें आप करती रहती हैं। कितनी बार आपको मना कर चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। मैं आलिया को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। ये कहकर वो जल्दी से कमरे में आया था। मैं दर्द से तड़प रही थी। रवि ने मुझे जल्दी से बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर चला आया था। जब तक मैं हॉस्पिटल जाती मैं बेहोश हो चुकी थी, लेकिन दर्द में अब भी करहा रही थी। जब मेरे टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि मेरे दोनों ही गुर्दे खराब हो चुके हैं। समय पर इलाज न करवाने की वजह से मेरी आंतें भी सूज चुकी हैं। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी और रवि के तो जैसे होश उड़ गए थे। वो किसी भी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहता था। डॉक्टर्स ने कहा फौरन से फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है, और अगर जल्द से जल्द इसके लिए दूसरी किडनी का इंतजाम नहीं किया गया तो इसकी जान बचाना मुश्किल है। रवि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उधर मेरी सास भी अपना सर पकड़े बैठी थी और फिर रवि को एक ही तरीका समझ आया। उसने अपने सारे टेस्ट करवाए। किस्मत की बात थी कि रवि और मेरे गुर्दे मैच हो गए थे और इस तरह रवि ने अपना एक गुर्दा मुझे दे दिया। धीरे धीरे अब मेरी तबीयत सुधरने लगी थी। मेरी आंतों की सूजन भी कम होने लगी थी। जब हम पति पत्नी बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आए तो मेरी सास शर्मिंदगी से नजरें झुकाए एक तरफ खड़ी थीं। हम दोनों के लिए जूस और फल भी लेकर आईं, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थीं कि ये सब उनके शक का ही नतीजा था जो मैं इस हालत तक आई थी। अगर मेरा समय पर इलाज हो जाता तो शायद मेरे गुर्दे बच जाते। अगर वो किसी बाबा के चक्कर में पड़ने की बजाय अपनी बहू का अच्छे से इलाज करवा लेती तो शायद ये सब कुछ ना हुआ होता, मगर शायद ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। कुछ महीने बाद भगवान ने मुझे माँ बनने की खुशी भी दे दी थी। मैं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी। उसके बाद तो सास ने जैसे मुझे हथेली का छाला ही बना लिया था। रवि भी बहुत खुश था कि उसके घर 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली थीं। वो भी मेरा बहुत ध्यान रखता,
मुझे रवि पर बेहद प्यार आने लगता कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ही चाहने वाला पति मिले। इस पूरी कहानी में देखा जाए तो असल किरदार रवि का था। अगर रवि भी अपनी माँ की बातों में आकर और लड़कों की तरह अपनी पत्नी को छोड़ देता और तलाक देकर निकल जाता तो आज सब कुछ खत्म हो जाता। आज आलिया भी तलाक का ठप्पा लेकर अपने बूढ़े माँ बाप की दहलीज पर बैठी होती और उसके बूढ़े माँ बाप अपनी तलाकशुदा बेटी को अपने घर की दहलीज पर देखकर और भी पहले समय से बूढ़े हो जाते। मगर ये रवि का प्यार और समझदारी थी कि उसने अपने घर को बचाए रखा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।